हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जो लोग भी भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हो, हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हमें दो। भाई 8 यूनिट हैं। अगर आप हर वीडियो के लिए, हर यूनिट के लिए केवल 30 से 40 मिनट देने को तैयार हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 4 से 4.5 घंटे पढ़ाकर, और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 14 सालों के तजुर्बे से, 4 से 4.5 घंटे पढ़कर आप 75 में 75 का पेपर कर पाओगे। तो आज की जो यूनिट है मेरे भाई, ये यूनिट नंबर 2 है। ठीक, अब ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है भाई। रियलिटी ये है, उस तरीके से पढ़ो जैसे हिंदी पढ़ रहे हो। उसके अलावा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या जो कर रहे हो, वो जिम्मेदारी आपकी है। बीएससी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो भाई, सबसे सरल भाषा में कहें तो इसके अंदर जो फंक्शन है, जो सेल ऑर्गन है, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना। उस कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर राइबोसोम होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है, यानी जो पूरा कंकाल होता है जिससे कोशिका बनती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या इनके फंक्शन है, कैसे ये काम करते हैं। पेपर में भैया बहुत डिटेल नहीं, लेकिन इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं 7 नंबर। जैसे 15 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, साइटोस्केलेटन आ गया, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले साइटोस्केलेटन क्या होता है, देखो भाई, सबको पता है स्केलेटन का मतलब क्या होता है भाई, कंकाल होता है सरल भाषा में। तो जैसे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक कंकाल है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर तो ये खाल देखने में बड़ी अच्छी लग रही है भाई, तभी ये शरीर दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से भैया स्केलेटन क्या है, मतलब कंकाल है, जो कोशिका के अंदर का पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो हमने लिखा साइटोस्केलेटन सेल यानी कोशिका के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है। फाइबर समझते हो मेरे भाई, सरल भाषा में धागे कह लो यार, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन के जो धागे हैं वो आपस में मिलकर पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं। अगर हम इस तरीके से कह दें कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क होता है जो क्या करेगा भाई, कंकाल है तो कोशिका को शेप भी इसी से मिलेगा कि भैया अगर खोपड़ी का कंकाल गोल है तो गोल खोपड़ी है भैया, तो शेप मिलेगा, सपोर्ट इसी से मिलेगा, और मूवमेंट भी यही प्रोवाइड कर पाएगा भाई, ठीक है। कंपोनेंट्स की अगर इसकी बात करें भाई, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। देखो भैया, माइक्रो शब्द जहां भी आए, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, तो माइक्रोफिलामेंट्स का मतलब ये सबसे पतले छोटे फाइबर्स होते हैं। ये मेनली किससे बने होते हैं, एक्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका के मूवमेंट, कोशिका के शेप सभी को मेंटेन करने के लिए भैया मसल को कॉन्ट्रैक्शन, मसल के जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं, वो भैया माइक्रोफिलामेंट्स ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन समझते हो, सिकुड़ना, मांसपेशियों का जो संकुचन होता है मेरे भाई, तो उसे हम लोग कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन भाई, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, भाई सीधी सी बात है, माइक्रो का मतलब छोटे होंगे, ठीक है। उसके अलावा इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच की अवस्था भाई, ठीक। तो ये माइक्रो फिलामेंट से मोटे होते हैं, यानी ये बहुत पतले हैं, ये इनसे मोटे होंगे, और जो माइक्रो ट्यूब्स होती हैं उनसे ये पतले होते हैं भाई, ठीक है। सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, यानी ये मजबूती देते हैं, जैसे केराटिन वगैरह मेरे भाई होता है, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोट्यूबल्स का मतलब होता है ये सबसे मोटे साइटोस्केलेटन होते फाइबर्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो पहले वाले में प्रोटीन क्या है मेरे भाई, एक बार बता दो सब लोग भैया। 3 तरीके के हैं, देखो हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, तीनों आपको दिखेंगे कि पहला वाला जो है मेरे भाई वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, इंटरमीडिएट वाले केराटिन से बने हैं, और माइक्रोट्यूबल्स जो हैं भैया वो बने हुए हैं काहे से, ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं भाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोशिका के विभाजन के लिए या फिर इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट का मतलब, अगर देखो सेल्यूलर का मतलब क्या, सेल्यूलर का मतलब सेल से, कोशिका के अंदर अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां से कोई चीज यहां जा रही है, तो उसमें ये वाले लोग ये ट्यूब, अरे यार नाम ही है उसका, ट्यूबल्स का मतलब ट्यूब की फॉर्म में है, यानी इधर से उधर चीजों को लाने में इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे भाई, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो ये कोशिका को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कोशिका के विभाजन में सहायता करते हैं, कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कोशिका के ऑर्गन्स को प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो यानी ओवरऑल जो पूरा साइटोस्केलेटन है, ये वो ढांचा है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कोशिका को क्रियाएं करने में, उन्हें शेप मेंटेन करने में, यहाँ से वहाँ चीज़ों को ले जाने में
मदद करता है मेरे भाई। ठीक, 3 तरीके का आप लिख दोगे, एक सबसे पतला है, एक इंटरमीडिएट उससे मोटा है और एक सबसे मोटा है भाई। आप आराम से इतना अगर लिख देते हो तो 7 से 8 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, दूसरा इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, ये भी कोशिका का ही एक पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है मेरे भाई। ठीक, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, चप्पल के आकार का हुआ करता था मेरे भाई, यहां हमने लगा भी दिया है, ये देखिए चप्पल के साइज का होता था और जो इसमें है उसी तरीके से हमने डायग्राम आपको बना दिया कि भैया ये देखो, ये बाहर वाली लेयर है आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो इंटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, और जो सबसे अंदर वाली है वो इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी, और जो बीच का हिस्सा है मेरे भाई वो इंटर मेम्ब्रेन कहलाएगी भाई। ठीक है, ये जो उंगलियों के समान आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, उंगलियों के समान, इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्रिस्टी कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, और हर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं भाई। ठीक है, ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, उंगलियों की समान संरचना क्रिस्टी कहलाती है। तो इस मैट्रिक्स यहाँ पे सारी चीजें, तो हमने यहाँ पे सब कुछ भैया स्ट्रक्चर तरीके से लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि भैया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई? एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ऊर्जा इकट्ठी होती है, और भैया जितनी भी कोशिका की क्रियाएं होती हैं, कोशिका क्या है यार? 9th क्लास में पढ़ाया जाता, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारी बॉडी कोशिका से मिलकर बनी, इसलिए संरचनात्मक इकाई, और बॉडी में जितने काम हो रहे हैं कोशिका की वजह से हो रहे हैं, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है भाई। ठीक है, तो यह सेल का एक इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेन यानी डबल झिल्ली वाली बाउंड ऑर्गन होता है, जो मेनली एटीपी बनाने का काम करता है, और एटीपी यानी एनर्जी, एनर्जी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये लॉर्ड शेप्ड की या फिर ओवल शेप्ड की होती है। इसकी लेंथ और शेप शेल के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, जैसी कोशिका होगी उस हिसाब से इसकी लंबाई और सारी चीजें मेरे भाई बदल सकती हैं भैया। ठीक है, इसके पार्ट्स की बात करें तो अभी आपको दिखाया है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी, ये क्या करेगी? स्मूथ होगी, इसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे जिनके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आ जा सकते हैं भाई। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देती है मेरे भाई। ठीक है, साइटोप्लाज्म समझते हो मेरे भाई? कोशिका द्रव्य जो चारों तरफ भरा हुआ है उससे ये उसे अलग कर देती है। तो भैया सीधी सी बात है, कोशिका की सराउंडिंग से अलग करने का काम करेगी आउटर वाली मेम्ब्रेन भाई। ठीक है, दूसरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है भाई? तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पे देखिए मेरे भाई, ये बाहर वाली लेयर है तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर वाली है तो ये इनर मेम्ब्रेन होगा। और ये जो इन दोनों के बीच में गैप आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो इन दोनों के बीच, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन भाई। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर बाउंड्री, अंदर वाली बाउंड्री होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होकर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम लोग क्रिस्टी कह देते हैं। ये देखो, जो उंगलियों के समान ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ये इनर मेम्ब्रेन जो मुड़ी हुई उंगलियों के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं भाई? क्रिस्टी कह देते हैं। तो अगला पॉइंट हमने क्रिस्टी लिख दिया है कि क्रिस्टी क्या होता है भाई? तो ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी को बनाने का काम करते हैं, यानी यहीं पर एटीपी का मेजर प्रोडक्शन होता है। क्रिस्टी के अंदर ही मेरे भाई एटीपी का प्रोडक्शन होता है जो ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो जाती है। ठीक, आखिरी में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या करती है? तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का सेमी फ्लूइड रीजन, सेमी फ्लूइड समझते हो ना? तो जैसे ये है पसीना, ये फ्लूइड है, ये लिक्विड है, तरल है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं जेली, जेली समझते हो? जेल टाइप स्ट्रक्चर, तो ना ठोस है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से लिक्विड है भाई। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का सेमी फ्लूइड रीजन जो है मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें एंजाइम होते हैं, डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं भाई। ठीक, फंक्शंस की बात करें, एटीपी एनर्जी को बनाता है। ठीक है, कोशिका के श्वसन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहां तक कि कोशिका की डेथ में भी रोल होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है? जब कोशिका खराब होने लगती है, मतलब
हानि होने लगती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है भाई, सरल भाषा में कहें तो वो अपने आप फट जाता है, और जब फट जाता है तो कोशिका भी खत्म हो जाती है भाई, ठीक है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, और सेल के एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर भी इनका ज़्यादा कम हो सकता है भाई, ठीक है। कि भैया कोशिका को कितनी जरूरत, ये कोशिका है सरल भाषा में कहें, ये कोशिका है, ठीक। और कोशिका के अंदर क्या भरा होगा, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा, और साइटोप्लाज्म तो भरा ही है, लेकिन इसके कोशिका के अंदर जो कोशिका के ऑर्गन हैं उन्हीं में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। मान लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली आउटर वाली मेम्ब्रेन है, ये भैया जो ये जो हमारा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, इससे ये जो साइटोप्लाज्म बाहर भरा हुआ है, इससे इसे अलग करने का काम कर रही है। दूसरा क्या है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, बीच में क्या जो स्पेस है उसे कहते हैं मेरे भाई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो ऐसे करके मुड़ी हुई है उंगली के समान, उसे क्रिस्टी कह देते हैं। जो सेमी फ्लूइड होता है अंदर, जिसमें एंजाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं भैया, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, उन्हें हम लोग मैट्रिक्स कह देते हैं। डायग्राम आप बना दोगे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे भाई, ठीक है। उसके अलावा बात करें पेरोक्सीसोम क्या होता है, तो पेरोक्सीसोम क्या होता है, ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन यानी सिंगल झिल्ली होगी, वो डबल मेम्ब्रेन थी, उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन थी एक इनर मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर एक बीच में स्पेस था, यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती, ठीक। बाउंड, ये भी सेल ऑर्गन है जो मेनली फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीडेज है, कैटालेज है, ये सारे एंजाइम होते हैं। ये क्या करता है, जितने भी भैया हार्मफुल यानी जो हानिकारक हैं उन्हें खत्म करने का, बाहर निकालने का काम करेगा। फंक्शन भी यही है, फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा, H2O2 जैसे जो खतरनाक चीज़ें हैं भैया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे ब्रेक कर देगा। सेल में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उनके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा भाई, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, सबको पता है, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, ऊर्जा, जो कि ATP के रूप में इकट्ठी होती है। और राइबोसोम में मेरे भाई क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है भाई, ठीक। राइबोसोम का 90% पार्ट किससे बना होता है, तो RNA से बना होता है। राइबोसोम का 90% से ज़्यादा पार्ट RNA से बना होता है। तो हमने यहाँ लिखा, यह एक नॉन मेम्ब्रेन यानी कोई झिल्ली वल्ली इसमें नहीं होती, बाउंड सेल ऑर्गन होता है जो प्रोटीन की निर्माण में मदद करता है, इसलिए इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल यानी कोशिका भी कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, rRNA यानी राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है। इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है भाई, ठीक। जैसे अगर हम कह दें कि भैया इस तरीके से अगर हम कहते हैं 70S, तो S फॉर क्या होता है, स्वेदबर्ग कांस्टेंट, अपसाधन गुणांक होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। लोकेशन की बात करें 2 जगह पर ये मिल जाते हैं। जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में, और अटैच्ड वाले जो राइबोसोम हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदब्बी जालिका में मिलते हैं। और जो फ्री घूमते हुए वो कहाँ मिल जाएंगे, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसके अंदर हमें राइबोसोम मिल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा इनके फंक्शंस की बात करें तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। mRNA यानी जो मैसेंजर RNA होता है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके एमिनो एसिड को प्रॉपर ऑर्डर में जोड़ते हैं। और भैया सरल भाषा में कहें तो प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम, जरा समझना मेरे भाई, राइबोसोम क्या कर रहा है, राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन। अब आपसे कोई पूछे प्रोटीन को ये कैसे बनाता है, भले हमने यहाँ पर लिखाया नहीं है लेकिन प्रोटीन को कैसे बनाता है, तो बिल्कुल सरल भाषा में समझो कि भैया सबसे पहले आप समझो एमिनो अम्ल, ठीक। ये हमने लिखा है यहाँ पे एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, एक एमिनो अम्ल है, ठीक। एमिनो अम्ल क्या होता है, जिसमें NH2 होगा उसे एमीन कहेंगे, जिसमें COOH होगा उसे अम्ल कहेंगे, और जिसमें ये दोनों होंगे, जैसे अगर हम एक फार्मूला लिख दें NH2 CH2 COOH, आप देखो इसमें ये भी है और ये भी है, तो ये एमिनो एसिड है। ऐसा एक एमिनो एसिड, फिर एक और एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, जब ऐसे मिलते जाते हैं तो 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है मेरे भाई उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो जब 2 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ते चले जाएंगे। 1 माने पेप्टाइड, 2 माने डाई पेप्टाइड, 3 माने ट्राई पेप्टाइड, और जब बहुत सारे होंगे तो उसे कह देंगे पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही हम पॉलीपेप्टाइड या फिर क्या कह देते हैं,
प्रोटीन कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइबोसोम क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर जानकारी छुपी होती है कि एमिनो एसिड को रखना कैसे, जोड़ना कैसे है, तो ये उसे रीड करता है और उसके बाद क्या करता है, एमिनो एसिड को ऑर्डर में जोड़ देता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है मेरे भाई। तो इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर हमने डायग्राम इसका लगा दिया है, आप इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया आता है तो आपको इसका डायग्राम बनाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो साइटोस्केलेटन में भी डायग्राम होना चाहिए और साथ में बात करें तो जो हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा उसमें भी डायग्राम होना चाहिए, लेकिन इतने डिटेल टॉपिक नहीं है भाई, क्योंकि हकीकत ये सब 9th 10th में बच्चों ने पढ़े होते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर आ भी गया मान लिया 25 नंबर में, तो आप उसका डायग्राम अच्छे से बनाइए। डायग्राम काहे से बनाना चाहिए, तो पेपर में हमेशा डायग्राम बनाओ ब्लैक पेन से। कई बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से बनाते हैं। हम देखते हैं भाई बच्चे यहाँ टेस्ट देते हैं ऑफलाइन कोचिंग में और वो पेंसिल से डायग्राम बना के रख जाते हैं। 4-5 दिन बाद हम कॉपी चेक करते हैं, तब तक वो रगड़ रगड़ के डायग्राम बिल्कुल गायब हो जाता है। तो सोचो भैया, जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होने जाएगी या यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक होने जाएगी और वो पड़ी रहेगी बंधी हुई, तो डायग्राम तो दिखना बंद हो जाएगा भाई, तो क्या इंपैक्ट रह जाएगा उसका। तो कोशिश करिए डायग्राम अच्छा बनाइए, उसकी लेवलिंग करिए और अच्छे से अगर आप करोगे तो नंबर आपको जरूर मिलते हैं भाई, ठीक। ब्लैक पेन से बनाओ सबसे अच्छा भाई, ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम। तो ये है भैया अपनी यूनिट नंबर 2। 8 ऐसी यूनिट है और ऐसा नहीं है, जो लोग YouTube पर देख रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अभी आने वाले सितंबर तक सारा कोर्स हो जाएगा। जो टॉपिक्स कम से कम 4 से 5 पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, 2025 का, 24 का, 23 का, आप एक एक क्वेश्चन मिला लेना। पूरा पेपर एज इट इज फंसेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे भाई, ठीक, इन वन शॉट के अंदर, वो हम कोर्स में अलग से वीडियो बना के ऐड कर देंगे भाई, ठीक। लगातार लगे हुए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ। कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ भैया अंधाधुंध तरीके से। कोर्स में हमने पहला वाला वन शॉट भी करा दिया है, ये दूसरी यूनिट हो गई है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।